सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल सबके। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। आज हम सेकंड चैप्टर ऑफ 12th क्लास बायोलॉजी यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का खात्मा करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू एंड दिस चैप्टर एट अ वेरी गुड नोट, क्योंकि इनिशियल 3 वीडियोस बहुत ही ज्यादा अमेजिंग रही हैं। काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया है आप लोगों का। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर साल या हर ऑल्टरनेट ईयर में नीट में जरूर पूछे जाते हैं। सो दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर ऑफ दिस होल चैप्टर। खासकर एंड के जो दो टॉपिक हैं ये सिर्फ आधे आधे पेज के हैं। एपोमिक्सिस आधे पेज का है एंड पॉलीएम्ब्रियोनी आधे पेज की है। लेकिन यहां पर काफी अच्छे अच्छे सवाल बन सकते हैं, खासकर एपोमिक्सिस के ऊपर, क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बहुत सारी हैं और किताबों में ये एप्लीकेशंस बहुत अच्छे तरीके से बता नहीं रखी। तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट क्लियरली, जिससे कितना भी घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग उसका जवाब दे पाए। So before starting this lecture, I just want to let you know about the 100 days crash course जो कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर चल रहा है। तो आप हमारी एप्लीकेशन यानी मार्क्सअप लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर और आप जुड़ सकते हैं हमारे 100 डेज क्रैश कोर्स में, विच इज अ ट्रूली अफोर्डेबल कोर्स। काफी सारे ऑसम टीचर्स आपको वहां पर पढ़ाते हैं और बहुत ही मजे में आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं और 700 प्लस मार्क्स टारगेट कर सकते हैं इन नीट 2022 एग्जामिनेशन। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार चेक जरूर करिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आज सिंस ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो आज आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। शुरू करते हैं टॉपिक को बिना किसी टाइम की बर्बादी के। आज हम बात करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स की और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स की। मैंने आपको इनिशियली बताया था कि रिप्रोडक्शन को आप 3 अलग-अलग इवेंट्स में तोड़ सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन के 3 जो आपके मेन इवेंट्स हैं वो है प्री फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाले कारनामे, जिनमें पहला जो कारनामा है वो है गैमीट्स का बनना यानी गैमेटोजेनेसिस। दूसरा है उनका पास पास आना यानी गैमीट ट्रांसफर। दूसरा जो प्रोसेस है इट इज फर्टिलाइजेशन, यानी जो गैमीट्स पास पास आए हैं वो फ्यूज कर रहे होंगे एक दूसरे के साथ और जाइगोट बन रहा होगा। अब जाइगोट बनने के बाद क्या होगा? जाइगोट बनने के बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में क्या? अब देखो यार, एंजियोस्पर्म्स में एक बहुत खास चीज हमें देखने को मिली थी, वो थी डबल फर्टिलाइजेशन। पहली फर्टिलाइजेशन में एक मेल गैमेट आपका फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज करता है और बनाता है जाइगोट। और ये जो जाइगोट है अब ये आपका माइटोसिस कर करके यानी सेल डिवीजन कर करके क्या बनाने की कोशिश करेगा? एम्ब्रियो बनाने की कोशिश करेगा। ये बात तो हम जानते हैं। लेकिन सिंस डबल फर्टिलाइजेशन थी तो दूसरी फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट क्या बना था? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जहां पर दो पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज कर चुके थे मेल गैमेट के साथ। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाएगा? नाम में ही है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है तो एंडोस्पर्म बनाएगा। तो इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में हमें पढ़ना है कि किस हिसाब से जाइगोट आपका एम्ब्रियो बनाएगा, किस हिसाब से प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या पेन आपका एंडोस्पर्म बनाएगा। दिस इज द थिंग वी नीड टू नोट ओवर हियर। तो देखते हैं यार पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है कि डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। सिंस फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को सीड बोला जाता है तो ओव्यूल कन्वर्ट हो जाएगा सीड में, और आपके फर्टिलाइज्ड ओवरी को फ्रूट बोला जाता है तो ओवरी कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फ्रूट। इसे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट बोला जाता है। तो हम इनिशियली देखेंगे कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपका कैसे हुआ। तो इनिशियली देखो यहां पर क्या था, ये लेट से आपका माइक्रोपाइलर एंड है। ये अगर आपका माइक्रोपाइलर एंड है तो यहां पे 3 सेल्स होंगे, दो आपके सिनर्जिड, एक आपका एग सेल। अब एग सेल के साथ तो मेल गैमेट फ्यूज कर गया तो ये तो बन गया डिप्लॉयड जाइगोट। बचे हुए दोनों सेल यानी सिनर्जिड आपके डीजेनरेट हो गए, इनका कोई काम नहीं रहा। सिमिलरली अब यहां पे दो पोलर न्यूक्लियस थे, उन्होंने मेल गैमेट के साथ फ्यूजन शो किया तो क्या बना? आपका ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बना, जो कि आगे चल के एंडोस्पर्म बनाएगा। तो इसके तो दोनों के दोनों न्यूक्लियस यूटिलाइज हो गए, यहां पे कुछ भी डिजेनरेट नहीं होगा। लेकिन नीचे की साइड कोई फ्यूजन नहीं हुआ तो नीचे की साइड भी तीनों जो एंटीपोडल थे वो डिजेनरेट हो रहे होंगे। अब आपका ये जो जाइगोट बना है ना, यहां पर डिवीजन स्टार्ट होगी। ये जो एरिया है यहां पर डिवीजन स्टार्ट होगी, जिस एरिया को मैं मार्क कर रहा हूं। तो यहां पे एक सेल है आपका सिंगल सेल जाइगोट, ये पहले 2 सेल में टूटेगा यानी वाया माइटोसिस ये और ज्यादा डिप्लॉयड सेल्स बना रहा होगा।
तो एक सेल 2 सेल में टूटा, 2 सेल 4 सेल बनाएंगे, 4 सेल 8 सेल बनाएंगे और क्या बन जाएगा फिर फर्दर आपका ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन जाएगा। ग्लोबुलर मतलब ग्लोब्यूल लाइक, तो नीचे देखो आपका ग्लोब्यूल लाइक यानी राउंड स्ट्रक्चर मौजूद है ना, राउंड को आप ग्लोब्यूल भी कहते हो। तो राउंड आपका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर यहां पर नीचे मौजूद है, तो इसे ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहा गया। बीच में कुछ सेल्स पाए जाते हैं ये वाले, जिनको नेक लाइक अपीयरेंस देने वाले सेल कहा जाता है। दे आर स्पेसिफिकली कॉल्ड एज सस्पेंसर सेल्स। ये आपके सस्पेंसर सेल्स कहलाते हैं। यहां पर भी आप देखोगे आपको सस्पेंसर या नेक सेल्स जो है क्लियरली दिखाए हुए हैं। अब ये जो आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो है हार्ट जैसी शेप लेने लगेगा। अब आप बोलोगे सर ये तो हार्ट नहीं दिख रहा। मेरे भाई इसको उल्टा कर दो। राइट, ये चीज कैसी बन रही है आपकी, ऐसी बन रही है। इसको उल्टा कर दो, क्या बन जाएगी दोस्त, ये ऐसी बन जाएगी। तो इसे हार्ट शेप एम्ब्रियो कहा जाता है, उल्टा हार्ट यहां पर बनता है। और उसके बाद हार्ट शेप एम्ब्रियो के बाद ना ये और ज्यादा मैच्योर होता है, तो ये जो हार्ट के दोनों ये जो प्रोजेक्शंस है ना, ये ऊपर के जो दोनों प्रोजेक्शंस है ये और ज्यादा ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब ये और ग्रो करेंगे ना तो इनकी लेंथ बढ़ेगी और ये क्या बना लेंगे, कॉटिलीडन बना लेंगे। अब एक कॉटिलीडन है, दो कॉटिलीडन है, तो क्या बना, डाइकॉट एम्ब्रियो यहां पर बना है। राइट, ये प्लूम्यूल है जो आगे चल के क्या बनाता है, शूट सिस्टम बनाता है यानी स्टेम वगैरह बनाता है। और ये रेडिकल है, आर फॉर रेडिकल, जो कि आगे चल के क्या बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है। दिस इज द थिंग। तो सबसे पहले एक जाइगोट था, 2 सेल्स में डिवाइड हुआ, 4 सेल में डिवाइड हुआ, कुछ सस्पेंसर सेल्स बने, नीचे ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर बना, उसके बाद नीचे हार्ट शेप स्ट्रक्चर बना, उसके बाद जो हार्ट की प्रोजेक्शन थी वो और खींची और आपके दो कॉटिलिडन्स बन गए। डाइकॉट का केस है। मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन बनता है, कैसे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, यानी फर्दर आने वाली स्लाइड में, वेयर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द मोनोकॉटिलिडनस सीड और द एम्ब्रियो। अब देखो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट ना प्रिसीड करती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट को। ये बात एकदम कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझना है। मेरे भाई अगर आपको जाइगोट से एम्ब्रियो बनाना है तो सेल डिवीजन करनी पड़ेगी। जाइगोट सिंगल सेल है, एम्ब्रियो में हजारों सेल है, तो एक सेल से हजारों सेल कैसे बनेंगे, सेल डिवीजन करके। सेल डिवीजन में एनर्जी लगती है, एनर्जी किससे मिलेगी, खाने पीने के सामान से। खाने पीने का सामान क्या है, एंडोस्पर्म। तो भैया खाने पीने का सामान जब रहेगा, जब टिफिन पैक करके चलोगे तभी 12 घंटे का सफर, 14 घंटे का सफर तय कर पाओगे ना। तो पहले टिफिन बनना जरूरी है, वो टिफिन बनता है पहले, यानी एंडोस्पर्म बनता है, फिर तुम एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हो। राइट, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो था ना, जो सेंटर पे बना था, जो एक सेंट्रल सेल था जिसमें दो पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट थे, उसमें जब एक और मेल गैमेट आ गया तो ट्रिप्लॉइड सेल बना आपका, जिसे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल या पैक कहा गया। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कहा गया, जिसके अंदर प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस प्रेजेंट था। यह प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल बार बार डिवाइड करता है और क्या बनाता है, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म बना लेता है, पूरा टिश्यू बना लेता है। अभी तो एक सेल है सिर्फ, अब डिवाइड करेगा। देखो यार यहां पे डायग्राम में देखो, ये एक सेल है ना, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है, ये पूरा जो सेल है यहां से यहां तक, लेजर पॉइंटर से दिखा रहा हूं, ये जो पूरा सेल है ना यहां से यहां तक प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल कहलाता है। ये भी डिवीजन स्टार्ट करेगा। तो यहां पे जाइगोट की डिवीजन स्टार्ट हुई और एम्ब्रियो बना, यहां पे प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल की डिवीजन स्टार्ट होगी और क्या बन जाएगा, आपका एंडोस्पर्म बन जाएगा। एंडोस्पर्म क्या है, खाने पीने का टिफिन है, तो रिजर्व फूड मटेरियल इसके अंदर रहेगा। अब क्योंकि सेल डिवाइड कर रहा है तो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस भी डिवाइड कर रहा होगा। भाई सेल डिवीजन में होता ही क्या है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है, फिर सेल वॉल बन जाती है और एक सेल दो सेल में तब्दील हो जाता है। समझ लो यार ये एक सेल है, इसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो पहले क्या होगा, पहले ये जो सेल है इसमें न्यूक्लियर डिवीजन होगा, दो न्यूक्लियस बन जाएंगे और फिर आपका सेल्यूलर डिवीजन हो जाएगा। तो एक ये सेल बन गया विद वन न्यूक्लियस, एक ये सेल बन गया विद अनदर न्यूक्लियस। सेम केस आपका यहां पर होता है। प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर डिवीजन शो करता है और फ्री न्यूक्लियस को गिव राइज करता है, यानी अभी सेल वॉल नहीं आई है, बाद में आती है। तो कुछ आपके फ्री न्यूक्लियस रह जाते हैं, इसे कहा जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इस पे सेल वॉल नहीं है। लेकिन कईयों में क्या होता है, फिर सेल वॉल फॉर्म हो जाती है और इसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहा जाता है। जैसे अगर आप नारियल पानी की बात करेंगे ना, अगर आप टेंडर कोकोनट को देखेंगे, पानी वाले नारियल को, तो इसमें जो इसका पानी है ना, वो क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। जबकि आपको सफेद कलर की जो कर्नल दिखाई देती है, यानी जो खोपरा दिखाई देता है, वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। यानी क्या हुआ, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल ने डिवीजन किया और हजारों सेल बनाए, और प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस ने भी डिवीजन किया और हजारों न्यूक्लियस बनाए। समझ लो एक न्यूक्लियस है, इसने डिवीजन किया, ये न्यूक्लियाई है,
इसने डिवीजन किया और क्या बना लिए, हजारों न्यूक्लियाई बना लिए, हजारों न्यूक्लियाई बना लिए। अब इन हजारों न्यूक्लियस में से 500 न्यूक्लियस ऐसे ही है नंगे पुंगे, फ्री न्यूक्लियस, कोई इनके ऊपर सेल वॉल नहीं है, फ्री न्यूक्लियाई है 500। तो ये क्या हो गए, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियस एंडोस्पर्म। प्लस यहां पर जो बचे हुए 500 इनके ऊपर सेल वॉल आ गई, सेल वॉल आ गई बचे हुए 500 के ऊपर, इन्होंने क्या बना लिया, सेल्यूलर एंडोस्पर्म। तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, नारियल पानी, और सेल्यूलर एंडोस्पर्म का एग्जांपल क्या है, नारियल का खोपरा, सफेद कर्नल। एंडोस्पर्म में ईदर बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब डेवलपिंग एम्ब्रियो बहुत ज्यादा सेल डिवीजन कर रहा है, तो उसे खाने पीने की जरूरत है, तो वो खाना पीना कहां से जुगाड़ता है, एंडोस्पर्म से, क्योंकि एंडोस्पर्म इज द टिफिन, इसको खोलता है, खाना खा लेता है। कईयों में कंप्लीटली ये खाना खत्म कर देता है, बहुत भुक्खड़ है, जैसे कि पी के अंदर, ग्राउंडनट के अंदर, बीन्स के अंदर। तो यहां पर जब सीड डेवलप होता है तो उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। अब आप सोचोगे सर ये तो हम खाते हैं एज अ फूड, इनके अंदर तो फूड बचा ही नहीं। मेरे दोस्त सिर्फ एंडोस्पर्म ही तो कंज्यूम हुआ है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स वगैरह तो है ही, राइट। तो मिसगाइड नहीं होना है, एंडोस्पर्म इज नॉट द ओनली फूड प्रेजेंट इन डेवलपिंग सीड। वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान इनिशियली काम आता है, जब सीड बनेगा तो उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स भी डेवलप होते हैं, फैट वगैरह भी डेवलप होता है। तो एंडोस्पर्म खत्म भी हो जाएगा तो भी खाने पीने की चीजें सीड में रहेंगी, स्टोर्ड फूड सीड में रहेगा। पर एंडोस्पर्म खत्म हो चुका है, स्टोर्ड फूड अब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन या फैट के फॉर्म में। लेकिन कुछ सीड ऐसे होते हैं जो आधा खाना बचा लेते हैं, जिनमें परसिस्ट कर सकता है आपका एंडोस्पर्म। इन्हें एल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस सीड कहा जाता है। जैसे कैस्टर के अंदर, कोकोनट के अंदर, इनमें एंडोस्पर्म बचता है। जैसे कोकोनट के अंदर मैंने आपको बताया ही कि फ्री न्यूक्लियर और सेल्यूलर एंडोस्पर्म है, कैस्टर जो है, और काफी सारे मोनोकॉट्स ये आपके एंडोस्पर्मिक होते हैं, इनमें एंडोस्पर्म बचता है। ओके, ऑलराइट। तो ये परसिस्ट हो जाता है इन द मैच्योर्ड सीड, थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बचता है। सो यहां पर देखो, एम्ब्रियो जो है इट डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड। क्या ये बात मुझे याद कराने की जरूरत है तुम लोगों को, नहीं होनी चाहिए। एग्जांपल देख लो यार, डायग्राम देख लो। ये माइक्रोपाइलर एंड मैंने पहले लिख दिया था, माइक्रोपाइलर एंड पे ही एग प्रेजेंट था, तो वहीं पर मेल गैमेट आएगा। अगर वहीं पर एग और मेल गैमेट की फ्यूजन हुई है माइक्रोपाइलर एंड पर, वहीं पे जाइगोट बना है, तो वहीं पे तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट स्टार्ट होगी ना यार। जाइगोट से ही तो एम्ब्रियो बन रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, चीजों को लॉजिकली पढ़ेंगे। Most zygote divide only after a certain amount of endosperm is formed। बिल्कुल सही बात है, पहले टिफिन बनता है, जब गारंटी हो जाए कि खाना है हमारे पास, तभी हम 14 घंटे 15 घंटे के सफर पे निकलेंगे। खाना नहीं बना है तो भाई इतने घंटे तक भूखा कोई नहीं मरेगा, इतनी डिवीजन बिना खाने के नहीं हो सकती, तो पहले वी यूज टू मेक श्योर कि खाना पूरा बना, राइट। तो ये जो अडेप्टेशन है इट प्रोवाइड्स अश्योर्ड न्यूट्रिशन, गारंटी हो जाती है कि हाँ भाई तुम भूखे तो नहीं मरोगे, राइट। तो यहां पर देखिए, दो द सीड्स डिफर ग्रेटली, द अर्ली स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट दैट इज एम्ब्रियोजेनी। एम्ब्रियोजेनी, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो फॉर्मेशन, जेनी का मतलब सिंथेसिस, यानी एम्ब्रियो बन रहा है, तो अर्ली स्टेजेस जो है मोनोकॉट और डाइकॉट में सेम होती हैं। इसके बाद कुछ चेंजेस आते हैं, क्योंकि मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन है, डाइकॉट में दो कॉटिलिडन है, तो इनकी शेप में थोड़ा बहुत फर्क आता है। सॉरी, ऑलराइट। तो यहां पे जब आप देखेंगे तो आपको एक आइडिया लगेगा कि इनिशियल स्टेजेस आपकी कॉमन होती हैं। जैसे पहले जाइगोट में एक सेल है, फिर दो सेल बने, चार सेल बने, 8 सेल बने, 16 सेल बने, फिर आपके सस्पेंसर सेल्स आने लगे, नीचे ग्लोबुलर स्ट्रक्चर बना। फिर मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन ही डेवलप करेगा, डाइकॉट में दो कॉटिलिडन डेवलप करना स्टार्ट कर देंगे। तो इनिशियल स्टेजेस सेम होती हैं, बाद की स्टेजेस डिफरेंट होती हैं, तो अर्ली स्टेजेस आर सेम, ऑलराइट। जाइगोट गिव राइज टू प्रो एम्ब्रियो, पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है आपका, फिर आपका ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है। प्रो एम्ब्रियो मतलब 8 16 32 इतने सेल प्रेजेंट है, दैट इज प्रो एम्ब्रियो। फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बनता है, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बनता है, फिर आपका मैच्योर एम्ब्रियो बनता है। ये बात हम लोग ऑलरेडी डायग्राम में डिस्कस कर चुके हैं। इसी सेम डायग्राम में एक सेल है, यहां पे दो सेल बने, तो ये प्रो एम्ब्रियो बनने की स्टेज पर चला गया, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बना, फिर आपका मैच्योर एम्ब्रियो बना। ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है जिसमें सारी चीजें चलती हैं, वी ऑलरेडी नो दिस
वेरी वेल। अब बात करते हैं डाइकॉट के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की। तो डाइकॉट के एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर क्या होता है? हर एम्ब्रियो के अंदर एक एम्ब्रियोनल एक्सिस होती है, यानी एक एक्सिस जिसके ऊपर सारा तामझाम प्रेजेंट है। और सिंस हम डाइकॉट की बात करें तो डाई का मतलब होता है टू, तो यहां पे दो कॉटिलिडन्स मौजूद होंगे, राइट। और अ पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ कॉटिलिडन, यानी ये दो कॉटिलिडन जहां से निकल रहे होंगे उसके ऊपर का जो पोर्शन है उसे बोलेंगे एपिकोटाइल। एपी का मतलब ऊपर वाला। और जहां से कॉटिलिडन निकल रहे हैं इसके नीचे का जो पोर्शन है इसे हम बोलेंगे हाइपोकोटाइल। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन जो आपका कॉटिलिडन के लेवल के नीचे प्रेजेंट है उसे हाइपोकोटाइल बोला। तो एपिकोटाइल ऊपर वाला पार्ट है, तो ये प्लूम्यूल बनाता है, यानी स्टेम बनाता है, क्योंकि स्टेम यूजुअली ऊपर होती है, ग्राउंड के ऊपर ग्रो करती है। और हाइपोकोटाइल नीचे वाला पार्ट है, तो ये रेडिकल बनाता है, यानी रूट बनाता है, जो रूट कैप से कवर्ड होती है। यानी समझ लो ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ये एक एम्ब्रियोनल एक्सिस है। यहां पे इस लेवल पे अगर कॉटिलिडन्स आपके डेवलप हो रहे हैं तो इससे ऊपर वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाया? एपिकोटाइल, जिससे आपका रेडिकल ये निकलेगा प्लूम्यूल। और नीचे वाला पार्ट जो है इट इज हाइपोकोटाइल, जिससे आपका क्या निकलेगा? रेडिकल निकलेगा। ये वाला चक्कर है। तो ये क्या हो गया? एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गया। ये आपका लेवल ऑफ कॉटिलिडन हो गया, लेवल ऑफ कॉटिलिडन। रफ डायग्राम है, एग्जैक्ट डायग्राम मैं आपको आगे दिखा दूंगा। लेवल ऑफ कॉटिलिडन हो गया, ये आपका फिर कॉटिलिडन के लेवल से ऊपर है तो एपिकोटाइल हो गया, ये आपका कॉटिलिडन के लेवल के नीचे है तो हाइपोकोटाइल हो गया। एपिकोटाइल है तो क्या चीज बनाएगा? प्लूम्यूल में टर्मिनेट करेगा, प्लूम्यूल आपका आगे चल के स्टेम बनाएगा। और हाइपोकोटाइल है तो रेडिकल बनाएगा और आगे चल के रूट बनाएगा। ये बात यहां पर क्लियर हो जानी चाहिए। देखो यार, ये आपके एम्ब्रियोनल एक्सिस है, यहां पे दिखाई नहीं हुई है बट मैं दिखा रहा हूं। ये मेन एक्सिस जिसमें सारा का सारा सामान प्रेजेंट है, दिस इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ऑलराइट, ये आपकी क्या है? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस है। यहां से आपका क्या उग रहा है? कॉटिलिडन उग रहा है। ये आपका कॉटिलिडन का लेवल है, लेवल ऑफ कॉटिलिडन। लेवल ऑफ कॉटिलिडन है। लेवल ऑफ कॉटिलिडन के ऊपर वाले पार्ट को हमने क्या बोला? इसके ऊपर वाले पार्ट को हमने बोला एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल से क्या निकल रहा है? प्लूम्यूल, साफ साफ दिखाई दे रहा है। और इसके नीचे वाला जो पार्ट है इसको हमने क्या बोला? इसको हमने बोला हाइपोकोटाइल। सबसे नीचे देखो, हाइपोकोटाइल से क्या निकल रहा है? रेडिकल। और इसको कवर कौन कर रही है? रूट कैप। यही हमारी बात थी, सिंपल सी भाषा में हमने इसे समझ लिया है। कॉटिलिडन यहाँ पे दो है क्योंकि डाइकॉट का एम्ब्रियो है। सिंपल सी बात है, एक एम्ब्रियोनल एक्सिस और से कॉटिलिडन निकल रहे होंगे। जिस लेवल पे कॉटिलिडन निकल रहे हैं उसके ऊपर एपिकोटाइल जो प्लूम्यूल बनाएगा, नीचे वाला हाइपोकोटाइल जो रेडिकल बनाएगा। काम खत्म, इतना ही है। और मोनोकॉट में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा, उसमें सिंगल कॉटिलिडन होता है। तो ग्रासेस में जो शील्ड शेप का कॉटिलिडन है ना, एक कॉटिलिडन होगा वो शील्ड शेप का होता है, ढाल जैसी शेप का होता है, उसे हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। यहां पे तो कॉटिलिडन को कॉटिलिडन ही बोला, वहां पे नाम चेंज हो जाएगा, स्क्यूटेलम हम उसे बोलने लग जाएंगे, स्पेसिफिकली इन ग्रासेस। राइट, ये एक दो चीजें हैं जो वहां पर होती हैं। ऑलराइट, उसको भी देख लेते हैं। अब देखो मोनोकॉट के एम्ब्रियो के बारे में बात समझो। यहां पे सिर्फ एक कॉटिलिडन होगा क्योंकि नाम ही मोनोकॉट है। ये ग्रास की फैमिली है तो यहां पे कॉटिलिडन को स्क्यूटेलम बोला जाता है। सवाल पूछा जाता है, 4 नंबर में आता है नीट में। और ये आपका लेटरल साइड में प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के, यानी एक साइड में, एक कोने में प्रेजेंट रहेगा। इसके लोअर एंड पर आपका क्या रहेगा? नीचे की साइड क्या प्रेजेंट था? रेडिकल और रूट कैप, जो कि फ्यूचर में रूट बना रहे थे। और इसको कवर कौन करता है? कोलियोराइजा। राइजा का मतलब ही होता है रूट, राइजा का मतलब होता है रूट। ओके, माइकोराइजा का नाम सुना होगा ना? माइको मतलब फंगस और राइजा का मतलब रूट, तो फंगस के एसोसिएशन रूट के साथ इज माइकोराइजा। सिमिलरली कोलियोराइजा मतलब, कोलियो का मतलब होता है कवर, कोलियो मतलब कवर, किसका कवर? रूट का, तो कोलियोराइजा। टाइल यानी शूट का कवर, शूट का कवर कोलियो कवर, शूट का कवर कोलियोप्टाइल या सिलप्टाइल। और आपका कोलियोराइजा यानी रूट का कवर आपका यहां पर हो जाएगा। तो पहले जहां पर रेडिकल प्लूम्यूल प्रेजेंट था उसके ऊपर कवर भी लग चुका है, राइट। द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस
अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट यानी एपिकोटाइल जो है इसे बोला जाएगा। और यहां पर क्या होगा मेरे दोस्त, आपका लीफ वगैरह ओरिजिनेट होंगी, यानी स्टेम का ये पार्ट है, यानी प्लूम्यूल बनाएगा जिसको कवर करेगा सीलोप्टाइल। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये आपकी मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस है जिसे सब कुछ पास होगा। सेंटर पे जो मेन एक्सिस है इसे आपने क्या बोला, एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस ये जो है यहां पर आपका स्क्यूटेलम प्रेजेंट है साइड में। ये जहां से ओरिजिनेट हो रहा है इस लेवल को देखो, ये है स्क्यूटेलम। मेरे लेजर पॉइंटर को गौर से देखना, ये राइट। तो ये जहां से ओरिजिनेट हो रहा है इस लेवल को पकड़ो। इसके ऊपर का जो पार्ट है इसे क्या बोला, इसके ऊपर का जो पार्ट है ये बनाएगा शूट, तो कोलियोप्टाइल इसे कवर करेगा। नीचे का जो पार्ट है दैट इज रेडिकल, कोलियोराइजा इसे कवर करेगा। और एक लेटरल स्ट्रक्चर यहां पे प्रेजेंट होता है जिसको एपिब्लास्ट भी बोला जाता है। लिटरली छोटी सी आउटग्रोथ ये प्रेजेंट रहती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट एम्ब्रियो। एक ही यहां पर कॉटिलिडन मौजूद है। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बोथ द एम्ब्रियोज। अब बात करते हैं सीड की। जो हम एम्ब्रियो में टर्म बता रहे थे ना कि कुछ एंडोस्पर्म को रिटेन करेंगी, कुछ रिटेन नहीं करेंगी। तो समझ लो एक एम्ब्रियो है जिसने सारे के सारे एंडोस्पर्म को खा लिया, तो क्या फ्यूचर में उसके सीड में आपको एंडोस्पर्म मिलेगा? नहीं, वो तो खा चुका है ना एम्ब्रियो, डेवलपमेंट के दौरान खत्म हो गया। तो सीड जो है इन्हें नॉन एल्ब्यूमिनस कहा जाता है, राइट। तो मैच्योर सीड्स में बी नॉन एल्ब्यूमिनस या एक्स एल्ब्यूमिनस, यानी खत्म हो चुका है आपका एल्ब्यूमिन, यानी इनमें कोई भी रेजिडुअल एंडोस्पर्म नहीं बचा है। जैसे कि पी, ग्राउंडनट और बीन का एग्जांपल हमने लिया था, सारा का सारा इन्होंने लंच बॉक्स खत्म कर दिया है। लेकिन कुछ एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट के दौरान एंडोस्पर्म थोड़ा सा बच जाता है तो वो सीड में भी ट्रांसफर होगा। तो एल्ब्यूमिनस सीड ऐसे सीड्स को कहा जाता है जिसमें रिटेन कर लिया जाता है अ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म, कंप्लीटली यूज नहीं होता। जैसे कि गेहूं के अंदर, मेज के अंदर, बार्ले के अंदर, कैस्टर का और कोकोनट का एग्जांपल हमने देखा था। इनके अंदर क्या होता है आपका अच्छे से एंडोस्पर्म थोड़ा बहुत प्रेजेंट रहता है, तो इन्हें एल्ब्यूमिनस कहा जाता है। कईयों के अंदर ओकेजनली, दिस इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग टू बी रेड, वेरी इंपॉर्टेंट, अलग कलर से दिखा रहा हूं। ओकेजनली यानी कभी कभी कुछ सीड्स के अंदर एंडोस्पर्म तो रिटेन हो ही सकता है, लेकिन न्यूसिलर सेल्स भी कई बार रिटेन हो जाते हैं, न्यूसिलर सेल्स भी परसिस्टेंट होते हैं। एग्जांपल ब्लैक पेपर एंड बीट, तो बीबी से याद कर लो। ऐसे परसिस्टेंट न्यूसिलस को हम लोग पेरिस्पर्म कहते हैं। जैसे एंडोस्पर्म कह रहे थे स्टोर्ड फूड को, ऐसे ही अगर न्यूसिलस परसिस्टेंट रह जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, पेरिस्पर्म कहा जाता है, ब्लैक पेपर और बीट के केस में। यानी अगर सीड में एंडोस्पर्म पहुंच रहा है तो एल्बुमिनस सीड, नहीं पहुंच रहा है तो नॉन एल्बुमिनस या एक्स एल्बुमिनस सीड। अगर न्यूसिलर सेल्स भी रिटेन किए जा रहे हैं तो पेरिस्पर्म इसे कहा जाएगा, जैसे ब्लैक पेपर और बीट के केस में। तो सीड जो है मेरे दोस्त फाइनल प्रोडक्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इसे फर्टिलाइज्ड ओव्यूल भी कहा जाता है, यानी ओव्यूल ही आगे चल के सीड बनाएगा। सीड कहां मौजूद होता है? इनसाइड फ्रूट। कोई भी फ्रूट खा के देख लो, पपीता काटोगे अंदर काले कलर के बीज मिलेंगे, तरबूज काटोगे अंदर काले कलर के बीज मिलेंगे, खरबूज काटोगे अंदर सफेद कलर के बीज मिलेंगे, आम काट के खाओगे अंदर गुठली मिलेगी। तो सीड कहां है? फ्रूट के अंदर। सीड में क्या होता है इसके स्ट्रक्चर में? बेसिकली सीड कोट यानी सीड का कवर, टेस्टा और टेगमेन दो लेयर होती हैं। कॉटिलिडन जैसे मटर का दाना तोड़ा तो दो टुकड़ों में टूटता है, मूंगफली तोड़ी दो टुकड़ों में टूटती है, चना तोड़ा दो टुकड़ों में टूटता है कवर के बाद। कवर निकालना कभी, चने को भिगो के रख दो, आज टेस्ट करना। चने को जब भिगो के रखोगे ना और उसका कवर उतारोगे अगले दिन उठ करके, तो सीड कोट तो हट गया, अब चना दो टुकड़ों में बट जाएगा। और एक एम्ब्रियोनल एक्सिस जिसके ऊपर ये कॉटिलिडन प्रेजेंट है, राइट। तो कॉटिलिडन्स जो है ये थिक और स्वॉलन होते हैं, यही खाना स्टोर करते हैं, राइट। जैसे चने को दो टुकड़ों में तोड़ा तो वो जो एक्चुअल दो टुकड़े हैं उन्हीं को तो खाते हो आप, तो वही मेन स्टोर्ड फूड है। अब देखो ओव्यूल के ऊपर दो इंटेगुमेंट थे, इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट। तो अगर इंटेगुमेंट दो थे ओव्यूल के ऊपर, तो ओव्यूल किस में कन्वर्ट हो गया? ओव्यूल मेरे भाई फर्टिलाइज होने के बाद सीड में कन्वर्ट हो गया। तो इंटेगुमेंट यानी इसके कोट किस चीज में कवर हो गए होंगे या कन्वर्ट हो गए होंगे? सीड कोट में कन्वर्ट हो गए होंगे ना मेरे भाई। ओव्यूल अगर सीड बन गया तो उसका कवर सीड कोट बन गया होगा, तो ये सीड कोट बन जाते हैं।
माइक्रोपाइल जो रीजन है ये छोटे से पोर के तौर पे प्रेजेंट रहता है इन द सीड कोट, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और वाटर बीज में जा सकता है। यानी जब आप बीज को बोते हो तो आप पानी डालते हो, ऊपर से पानी थोड़ा सा आपने स्प्रे किया या डाल दिया बॉटल से, तब जाके सीड जर्मिनेट करता है। क्यों? क्योंकि वो जो छोटा सा छेद है ना, उससे पानी अंदर जाता है सीड के, और जो स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तोड़ता है, हाइड्रोलाइज करता है, तो पानी की जरूरत होती है। राइट? सीड जैसे जैसे मैच्योर होते जाते हैं ना, इनके अंदर पानी कम हो जाता है। राइट? सिर्फ जो है 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास बचता है। 80 टू 85% या इनफैक्ट मोर 85 टू 90% ये सूखे हुए होते हैं। राइट? तो ये कई बार क्या करते हैं, इतने सूखे हुए होते हैं कि ये अपने आप को डोरमेंट स्टेज में ले जाते हैं, क्योंकि सूखे हुए हैं, पानी इन पे है नहीं, तो हाइड्रोलिसिस यूजुअली नहीं होती, तो ये बहुत लंबे टाइम तक अपने आप को डोरमेंट रख सकते हैं, इनएक्टिव रख सकते हैं। इसीलिए आप खाने को बहुत लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हो, खाने को इन द सेंस सीड्स को। जैसे गेहूं है आपके घर में, तो मेरे घर में जैसे गांव से गेहूं आता है, मेरी नानी बहुत पास रहती है, तो उनके घर से, क्योंकि वो खेती करते हैं, तो गेहूं वगैरह बाजरा वगैरह मेरे गांव से आता है। तो जब वो आता है गोनी के अंदर, या बोरी बोल सकते हो आप, बोरी के अंदर जो आता है, तो हम उसे एक स्टील के कंटेनर में डाल देते हैं, और 1 साल तक खाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोग तो ज्यादा भी खाते हैं, 2 साल तक खाते हैं, तो वो खराब नहीं होता, उसका फूड कंटेंट तब तक उसके अंदर रहता है। क्यों? क्योंकि वो इनएक्टिव स्टेट में हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा, वो डोरमेंट है। लेकिन जब मैं उसे जमीन में डालूंगा ना, फेवरेबल कंडीशन में, और पानी डाल दूंगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दूंगा, वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो फेवरेबल कंडीशन में, जब सुटेबल मॉइस्चर हो, ऑक्सीजन हो, टेम्परेचर हो, तब तो ये जर्मिनेट कर जाते हैं। अदरवाइज डोरमेंसी इज अ गुड थिंग, क्योंकि इस डोरमेंसी की वजह से ही मेरे भाई ये स्टोर हो सकते हैं। अगर समझ लो हर सीड खुद ब खुद जर्मिनेट कर जाए, तो आप उसे एक दिन भी स्टोर नहीं कर पाओगे। आपने आज ही फसल काटी, गेहूं के दाने आए, आपने कमरे में रखे, देखा अगले दिन पूरा कमरा भरा हुआ है, बाहर जर्मिनेट कर गया सब कुछ। तो डोरमेंसी इज अ गुड थिंग ऑल्सो फॉर स्टोरेज पर्पज। अब देखो, जैसे ओव्यूल कन्वर्ट हो गए आपके सीड के अंदर, वैसे ही ओवरी कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर? ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर। और ओवरी का जो कवर था, वॉल जो थी ओवरी की, अब ओव्यूल के जो कवर थे इंटेग्यूमेंट, वो सीड कोट में कन्वर्ट हुए, तो ओवरी की जो वॉल है वो फ्रूट वॉल में कन्वर्ट हो गई, जिसे आप क्या बोलते हो? पेरिकार्प। पेरी मतलब पेरी फेरी यानी चारों ओर, कार्प मतलब फ्रूट यानी फ्रूट के चारों ओर। तो फ्रूट जो है यहां पर आपको बढ़िया तरीके से कवर्ड मिलेगा। जैसे आम का छिलका उतारते हो ना, तो छिलका है वो, दैट इज पेरिकार्प। राइट? फ्रूट जो है फ्लैशी भी हो सकते हैं, यानी खाने में एकदम मुलायम भी हो सकते हैं, जैसे गवावा है, ऑरेंज है, मैंगो है, दे आर फ्लैशी फ्रूट्स। और ड्राई फ्रूट भी हो सकते हैं, जो काफी महंगे आते हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू। राइट? जैसे मूंगफली है, यह गरीबों का बादाम कहा जाता है इसे, मेरे लिए बादाम है, ग्राउंडनट में बहुत खाता हूं, लेकिन बादाम हम लोग यार अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब इतने भी गरीब नहीं है। पर वो रिजर्व होता है रिश्तेदारों के लिए, कि जब रिश्तेदार आए हैं, थाली में गए भाई कुछ बादाम, राइट, निकाल करके दिया भाई, नए कांच की कटोरी में बादाम आए हैं, 50 बादाम है, 40 रिश्तेदारों ने खा लिए, बचे हुए 10 में से 3 भाई बहन में 3-3 बटे, चौथे पे झगड़ा हो गया। राइट? कि 9 तो बट गए, ये 10वां कौन खाएगा, उसके लिए मारकाट हुई, चोटी वोटी खींची गई एक दूसरे की। सो वो अलग चीज है। तो ग्राउंडनट हार्ड यानी ड्राई फ्रूट में आता है। मस्टर्ड है, इट इज ऑल्सो रिलेटिवली ड्राई। ड्राई फ्रूट समझ करके रख मत देना रिश्तेदारों की थालियों में, गालियां बहुत पड़ेंगी। राइट? और इनका डिस्पर्सल भी बेहतर तरीके से होता है। सीड जो है, सिंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है, तो बहुत एडवांस चीज है ये जब डिस्पर्स होती है, नई जगह जाती है, तो वह जर्मिनेट करके खिला देती है भाई बगिया को। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यही वो राज है, सीड ही वो राज है जिसकी वजह से एंजियोस्पर्म इतने बढ़िया फ्लॉरिश करते हैं। फ्लावर और सीड, ये दो ही राज है इन मोस्ट प्लांट्स। बाय द टाइम ऑफ फ्रूट बाय द टाइम फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, अदर फ्लोरल पार्ट्स डीजनरेट एंड फॉल ऑफ। यानी फ्रूट तो बन रहा है, बाकी पार्ट्स क्या करेंगे? डीजनरेट हो जाएंगे। लेकिन हियर कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ फॉल्स फ्रूट। एनडीए में यह क्वेश्चन पूछा जाता था, फॉल्स फ्रूट कौन सा है इनमें से? 4 एग्जांपल्स दे दिए, जैसे बनाना हो गया है, कुछ और हो गया, एंड एक एग्जांपल था एप्पल। एंड लोगों को लगा, बचपन से सिखाया गया है एप्पल तो सबसे कॉमन फ्रूट है, हमारी पढ़ाई की शुरुआत वहां से हुई है, ए फॉर एप्पल से बताया गया भैया फ्रूट है। तो मैथ वाले बच्चे हिल गए कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, बट आंसर की में वो आंसर था। सो व्हाट इज द टेक्निकल रीजन बिहाइंड दैट? ट्रू फ्रूट वो है जो ओनली फ्रॉम ओवरी डेवलप हो। हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइज्ड ओवरी इज फ्रूट।
ट्रू फ्रूट वो है जो सिर्फ ओवरी से डेवलप हो। लेकिन आपका एप्पल के केस में या स्ट्रॉबेरी के केस में या काजू के केस में थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स, जो बीच का पोर्शन है दैट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट डेवलपमेंट, इसीलिए इन्हें फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। यहां पर देखो आपको रीजन दिखाता हूं। दिस रीजन इज कॉल्ड एज द थैलेमस रीजन, ये जो आप खाते हो। सो दिस इज आल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू द फ्रूट फॉर्मेशन, इसीलिए इसे फॉल्स फ्रूट कहा गया है। अंदर वाला जो लेयर है दैट इज एंडोकार्प, बाहर का जो है थोड़ा सा, मतलब एंडोकार्प ये सीड वाला सबसे अंदर, और इसके बाहर का जो रीजन है दैट इज मीजोकार्प, जो थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा होता है। राइट, बीच के ऊपर का जो रीजन है उसको भी आप यूजुअली काट ही देते हो, दैट इज मीजोकार्प। ये जो है जो हम खाते हैं यूजुअली दैट इज थैलेमस, और अंदर की साइड पैक्ड है सीड। और ये जो आपकी स्ट्रॉबेरी है, इस स्ट्रॉबेरी में भी जो बाहर का कवर है इट इज कॉल्ड एज एकिनी, और इसके अंदर ये भी सिंस फॉल्स फ्रूट है तो यहां पर भी आपका थैलेमस अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि मेन फ्रूट पार्ट जो है एडिबल पार्ट इज थैलेमस। यहां पे कुछ सीड्स दिखाए गए हैं जहां पे आपको कॉटिलिडन दिखाया गया है, माइक्रोपाइल दिखाया गया है, जिसके थ्रू सारा सामान अंदर जाता है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे वाटर हो। दिस इज ऑल्सो सीड विच इज शोन, तो वैरायटी ऑफ सीड्स आर शोन हियर। ये अनियन का सीड है, ये सारे सीड्स आपको दिखाए हुए हैं। मेन चीज जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं वो है ये जुगाड़, इसको गौर से देखो। यहां बहुत गौर से एक चीज पढ़ना कि ये है आपका पेरिकार्प, पेरी मतलब बाहर वाला पार्ट, ये आपका पेरिकार्प, ठीक है। अंदर क्या भरा हुआ है, एंडोस्पर्म, दबा करके एंडोस्पर्म है। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा है कि ये मोनोकॉट का सीड है, क्योंकि पूरे सीड के अंदर आधा पार्ट आपका एंडोस्पर्म का है, अच्छा खासा स्टोर्ड एंडोस्पर्म है, इट इज मोनोकॉट। और ऊपर से कंफर्मेशन ये हो गई भाई, स्क्यूटेलम लिख दिया है। भाई ग्रासेस की फैमिली में अ सिंगल शील्ड शेप कॉटिलिडन वाज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम, जाहिर सी बात है, तो ये क्या हो गया, मोनोकॉट का कॉटिलिडन हो गया। यहां पे लोअर पार्ट है हाइपोकोटाइल, जिसमें रेडिकल है, रेडिकल को कवर कर रही है कोलियोराइजा। अपर पार्ट है एपिकोटाइल, जिसमें प्लूम्यूल है, इसको कवर कर रहा है सिलप्टाइल। अब यहां पे खास चीज ये है कि ये जो आपका पार्ट है ना एंडोस्पर्म, इसको जो कवर कर रहा है दैट इज अ प्रोटीन की लेयर, जिसको क्या कहा जाता है, एल्यूरॉन लेयर। प्रोटीन की लेयर जिसको कहा जाता है एल्यूरॉन लेयर। ऑलराइट, ये आपकी प्रोटीनेशियस रहती है, प्रोटीनेशियस रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, देखो अब कुछ फ्रूट्स होते हैं, हमने बोला कि फ्रूट क्या है, फर्टिलाइज्ड ओवरी, पर काफी फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनते हैं। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुई इसका मतलब मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हुए, मेल और फीमेल गैमेट फ्यूज नहीं हुए इसका मतलब आपका सीड फॉर्मेशन भी नहीं होगा। तो पार्थेनो कार्पिक फ्रूट इन्हें कहा जाता है। पार्थेनो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, कार्पिक मतलब फ्रूट। तो कार्पिक आ गया मतलब फ्रूट की बात हो रही है। एक और टर्म है पार्थेनोजेनेसिस, पार्थेनो मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन, जेनेसिस मतलब जनरेशन, उसमें पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है। तो बनाना जो है यहां पर ये ऐसा एग्जांपल है जो कि सीडलेस होता है, क्योंकि भाई फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो रही तो सीड बनने का कोई भी यहां पर चांस नहीं है। तो कुछ सीडलेस फ्रूट अगर आपको डेवलप करने हैं, आप कोशिश करोगे कि वो पार्थेनोजेनेसिस से ही हो जाए, राइट। तो यहां पे काफी सारे ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, एक डिप्लॉयड सेल को ही कन्वर्ट कर देते हैं इनटू जाइगोट, एंड इट इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एम्ब्रियो। तो बिना सीड बने ही आपका बाकी सारा काम चल जाता है, पूरा का पूरा फ्रूट डेवलप हो जाता है। तो बनाना जो है एक्चुअल नेचुरल बनाना, उसमें एक बनाना में कम से कम 50 से 100 सीड निकलते हैं। मैं नेचुरल बनाना खाया है और भाई खाया नहीं गया, वो बहुत डिफिकल्ट है उसको खाना। हर टुकड़े में भाई, हर बाइट में आपका सीड आ जाएगा। तो कोशिश की गई कि इसको सीडलेस बनाया जाए। आज जो हम खाते हैं दैट इज पार्थेनोकार्पिक बनाना। अगर आप में से किसी ने खाया हो सीडलेस, सीड वाला बनाना, सॉरी, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैंने ये तब खाया था व्हेन आई वाज और माय फादर वाज पोस्टेड इन बिनागुरी कैंट। तो हम उस टाइम पे वेस्ट बंगाल में थे। वहां पर एक बार नेचुरल बनाना से एक ही बार जिंदगी में पाला पड़ा है, उसके बाद कसम खाई कि ये तो नहीं खाना। बहुत छोटा होता है दोस्त, और काफी सारे काले स्पॉट्स थे उसके अंदर, वो तो ऑब्वियसली आ जाते हैं जब एकदम राइप बनाना होता है तो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे सीड्स थे, तो नहीं खाया जा सकता। नॉर्मली अगर किसी ऐसे बंदे को हम वो बनाना दे दे जो कि नॉर्मल बनाना खाने का आदी है, जो मार्केट में मिलते हैं, तो वो उस बनाना को कभी नहीं खा पाएगा। सीड्स काफी सारी एडवांटेजेस देती है हमें। कैसे? क्योंकि रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस जैसे कि पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन जो है, ये आपकी इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर होती है। कैसे?
अब आप बोलोगे सर वाटर का तो पॉलिनेशन में काफी अच्छा खासा यूज है। नॉट इन एवरीवन। यहां पर ज्यादातर जो पॉलिनेशन होती है ना, मैंने आपको बताया था, अगर आप यूजुअली देखो तो ज्यादातर पॉलिनेशन बायोटिक एजेंट्स के थ्रू होती है, यानी ज्यादातर इंसेक्ट वगैरह के थ्रू होंगी। और अबायोटिक की भी बात करो तो ज्यादातर विंड से होती है, वाटर से काफी कम। राइट, कुछ ही जो आपके प्लांट्स थे, अराउंड 30 जेनेरा के आसपास एनसीईआरटी में दिया है, सिर्फ उनमें वाटर जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यूजुअली पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन वाटर इंडिपेंडेंट है, लेकिन सीड फॉर्मेशन जो है ना, ये अच्छा खासा डिपेंडेबल है, और इसकी जर्मिनेशन में भी खूब सारा पानी चाहिए। और इसके पास अच्छी खासी अडेप्टिव स्ट्रेटजी है। क्यों? क्योंकि ये मेरे भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, प्लस इसके पास फूड रिजर्व है, तो खाना इसके अंदर दबा के स्टोर्ड है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को दबा करके बैठा है। तो जब इनिशियली ये ग्रो करता है ना, सीड जब जर्मिनेट करता है, क्योंकि पत्ते तो थोड़े दिन बाद में आएंगे एक पौधे के अंदर, तो इनिशियल सर्वाइवल के लिए इसे खाना चाहिए। फोटोसिंथेसिस तो बाद में होगी, तो इनिशियली तो इसे अपना काम निकालना है ना, तो ये क्या करेगा, जो सीड है उसके अंदर जो स्टोर्ड मटेरियल है उसी को कुछ दिन या कुछ हफ्ते इस्तेमाल करेगा। सीड कोट काफी हार्ड होता है, जो कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सीड को बहुत लंबे टाइम तक रोक के रख सकता है, बचा करके रख सकता है। और नई जेनेटिक कॉम्बिनेशन आती है, बिकॉज सीड इज फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड हमारे एग्रीकल्चर का आधार है, क्योंकि एग्रीकल्चर का पहला पार्ट यही है कि आप खेत जो है उसको जोतोगे और उसके अंदर सीड डालोगे। तो सीड इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीड जो है इसमें पानी कम रहता है काफी, और इसी वजह से डोरमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से स्टोर हो पाते हैं। मैंने 2 स्लाइड पहले आपसे ये बात करी भी थी कि सीड इसीलिए स्टोर हो पाता है क्योंकि उसमें पानी नहीं है। अगर पानी दे दोगे तो वो जर्मिनेट ही कर जाएगा, तो डोरमेंसी इज अ गुड थिंग। यहां पर 2 एग्जांपल्स आते हैं विच आर वेरी वेरी क्रिटिकल फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और जनरल नॉलेज के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड जो है ना, इसकी वायबिलिटी होती है एक, जैसे पॉलन की वायबिलिटी थी ना, कि अगर आप राइस और व्हीट की बात करो तो 30 मिनट में पॉलन को पहुंचना है फीमेल तक। अगर आप रोजेसी, सोलेनेसी, लेग्यूमिनेसी फैमिली के मेंबर्स की बात करते हो तो कुछ महीने तक पॉलन जो है एक्टिव रह सकता है, तो इसका एक एक्टिविटी पीरियड रहता है। सिमिलरली सीड का भी एक वायबिलिटी पीरियड है कि इसको कुछ महीनों के अंदर आपको जमीन में डालना ही होगा, उसके बाद अगर डालोगे तो ये काम नहीं करेगा। यानी गेहूं है, लेट से हमने कह दिया कि यार 1 साल तक ये इस पर्टिकुलर गेहूं की स्पीसीज का सीड एक्टिव रहेगा, तो आपने उसे 11वें महीने में बो दिया अगर, तो वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 साल 3 साल बाद बोया तो वो ग्रो नहीं करेगा। सो काफी ऐसे सीड देखे गए हैं जो 10-10 हजार साल बाद भी ग्रो कर गए, विच इज अ फैंटास्टिक थिंग। जैसे ओल्डेस्ट जो अभी तक देखा गया है वो है ल्यूपाइन, यानी ल्यूपिनस आर्कटिकस का सीड, जो कि आर्कटिक टुंड्रा से निकाला गया था। इसीलिए आर्कटिकस इसका नाम है, क्योंकि आर्कटिक रीजन में पाया जाता है। तो आर्कटिक टुंड्रा से ल्यूपिनस आर्कटिकस का सीड मिला एक, जिसकी डेटिंग जब करी गई वो 10,000 साल पुराना पाया गया। 10,000 साल बाद भी इसे जब ग्रो किया तो ये जर्मिनेट हो गया। तो ये सबसे ओल्डेस्ट एग्जांपल है। एक रीसेंट एग्जांपल ये है कि कुछ सालों पहले आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन हो रही थी किंग हेरोड के पैलेस की, यानी किंग हेरोड के पैलेस के आसपास छानबीन करी जा रही थी, और डेड सी के पास उनका महल है। वहां पर हमें मिला एक 2000 साल पुराना बीज ऑफ डेट पाम, जिसे कहा जाता है फिनिक्स डेक्टिलिफेरा। तो ये 2000 साल पुराना सीड भी जर्मिनेट कर गया, विच वॉज अ गुड रिकॉर्ड। हालांकि सबसे पुराना जो है आपका ल्यूपिनस आर्कटिकस का ही माना जाता है, 10,000 साल पुराना, जो कि जर्मिनेट कर गया। Now there are two most important things that we need to ponder upon: apomixis and polyembryony. एपोमिक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा। हमने यहां पर देखा, although seeds in general are products of fertilization, a few flowering plants such as species Asteraceae and grasses, बहुत इंपॉर्टेंट है, have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization. यानी अगर बिना फर्टिलाइजेशन के ऑर्गेनिज्म बन जाए, पार्थेनोजेनेसिस, बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट बन जाए, पार्थेनोकार्पी, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए, एपोमिक्सिस। एस्टेरेसी और ग्लासेस के अंदर ये देखा जाता है एपोमिक्सिस का फेनोमेना। क्या हुआ दोस्त, यहां पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्मेट है ये, दैट मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इसीलिए है क्योंकि कोई फ्यूजन वगैरह नहीं हुई,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी सीड बनता है, इससे भी एंड में सीड बन गया। तो इट इज अ काइंड ऑफ अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें कोई फ्यूजन वगैरह नहीं हुई गैमेट्स की, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट जरूर बन गया इसका। कैसे? यहां पे क्या होता है, डिप्लॉयड एग सेल तैयार हो जाता है विच इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शनल डिवीजन। हमने क्या बोला, यह है आपका मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल आपका होता है डिप्लॉयड। जब ये मियोसिस करेगी मेगास्पोर मदर सेल तो हैप्लॉयड सेल मिलेगा हमें एट द एंड ऑफ द डे। यहां पर क्या होती है, गड़बड़ हो जाती है। यहां मेगास्पोर मदर सेल जो है ना, जो डिप्लॉयड है, ये आपकी क्या कर देती है, माइटोसिस कर देती है। तो डिप्लॉयड आपका एग सेल हमें मिल जाता है, डिप्लॉयड हमें एग सेल मिल जाता है। अगर डिप्लॉयड एग सेल मिला है तो जरूरत ही क्या है, किसी और सेल की इसके साथ फ्यूज करने की। अगर समझ लो डिप्लॉयड एग सेल है और हैप्लॉयड आपका मेल गैमेट आ भी गया, ये दोनों अगर फ्यूज होते हैं तो ट्रिप्लॉयड जाइगोट बनेगा विच इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पर क्या होता है, ट्रिप्लॉयड जाइगोट हमें बनाना नहीं है, तो डिप्लॉयड एग सेल को ही हम क्या करते हैं, अब डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी इसमें और माइटोसिस कराना स्टार्ट कर देते हैं जिससे कि ये और ज्यादा डिवीजन शो करे एंड अल्टीमेटली इट कैन प्रोड्यूस एन एम्ब्रियो, राइट। सो बिना रिडक्शनल डिवीजन के एम्ब्रियो बना विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब एम्ब्रियो बना है तो एम्ब्रियो का अगला प्रोसेस क्या है, सीड बनना, राइट। तो एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन बना, एम्ब्रियो आगे चल करके क्या बना लेगा, सीड बना लेगा। तो सीड यहां पर बन चुका है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई नहीं, एग सेल ने डायरेक्टली क्या बना लिया, सीड बना लिया या एम्ब्रियो बना लिया। तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, सो इट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट सीड बना तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फाइनल प्रोडक्ट तो बना। सो ये काम यहां पर हो गया। अब देखो यार, साइंटिस्ट जो है काफी हाइब्रिड वैरायटीज तैयार करते हैं फॉर आर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप्स। हाइब्रिड वैरायटी मतलब समझ लो एक स्पीसीज ए है, ये काफी अच्छी है, और एक स्पीसीज बी है, या आप कह सकते हैं वैरायटी ए है या वैरायटी बी है। अब दो स्पीसीज के बीच में तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर अगर करेक्ट टर्म्स का हम लोग इस्तेमाल करें, देन लेट्स से देयर इज अ स्पीसीज जिसकी एक वैरायटी है वैरायटी ए और दूसरी वैरायटी है वैरायटी बी, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके कुछ गुण मुझे पसंद आए, इसके कुछ गुण मुझे पसंद आए, मैं क्या करूंगा, इन दोनों को मिक्स कराना चाहूंगा, और इनको मिक्स करा के मैं जो तैयार करूंगा वो क्या है, आपका हाइब्रिड है। इन दोनों को मिक्स करके मैं जो बनाऊंगा वो है हाइब्रिड। इस हाइब्रिड के साथ प्रॉब्लम क्या है, जब मैं इस हाइब्रिड को मिट्टी में डालूंगा ना, इस सीड को, व्हेन आई विल सोन दिस सीड इन द सैंड, उस टाइम पर क्या होगा, सॉइल में जाने के बाद ये जो हाइब्रिड है इट विल सेग्रीगेट इट्स कैरेक्टर, सेग्रीगेट इट्स कैरेक्टर। यानी समझ लो वैरायटी ए में क्या थी, ईल्ड बहुत ज्यादा थी, कि भैया समझ लो मैं एक ऐसी भिंडी की फसल उगाना चाहता हूं जिसमें ईल्ड बहुत अच्छी आए, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि वो बीमार भी ना हो, तो डिजीज रेजिस्टेंट नेचर इसका बढ़िया है, रेजिस्टेंट ये वाली ज्यादा है। मैं चाहता हूं दोनों नेचर कंबाइन हो जाए, भिंडी की फसल भी अच्छी हो और बीमारी भी ना लगे, उसमें कीड़ा भी ना लगे। तो ईल्ड और रेजिस्टेंट नेचर को मैंने मिक्स कर दिया, बट कुछ जनरेशन बाद में ये कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं, या तो उसमें अच्छी ईल्ड आएगी या अच्छी रेजिस्टेंसी आएगी। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसमें एपोमिक्सिस को इंस्टॉल कर सकता हूं। तो यहां पर क्या हुआ, कल्टीवेशन ऑफ हाइब्रिड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। लेकिन ऐसे सीड्स को हर साल उत्पन्न करना पड़ता है, क्योंकि एक बार उगाने के बाद अगर आप नेक्स्ट टाइम उगाओगे ना तो इनके कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे। तो प्रोजेनी में इनके कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं और इनको बनाना काफी कॉस्टली भी है। तो साइंटिस्ट जो है वो ऐसे सीड्स नहीं खोज पाए अभी तक जो अफोर्डेबल। तो उन्होंने क्या कहा कि यार हाइब्रिड बनाना थोड़ा सा रहने देते हैं, हम क्या करते हैं, अपोमिक्टिक सीड्स बना देते हैं। यानी मैंने एक हाइब्रिड बनाया पहले, अब मैंने यहां पे क्या किया, मैंने झमेला नहीं पाला। मेरे पास है वैरायटी 1, ओके, या वैरायटी ए बोल लो जो हमने पहले बोला था। मेरे पास है वैरायटी बी। अब वैरायटी ए और वैरायटी बी को कंबाइन करके मैंने क्या तैयार किया, एक हाइब्रिड तैयार किया। अगर इस हाइब्रिड सीड को मैं डायरेक्टली डाल देता जमीन में तो इसके कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाते। मैंने क्या किया, मैंने इस हाइब्रिड वाले सीड में
इसको जर्मिनेट कराया, ग्रो कराया और इंड्यूस करा दी इसमें, इंड्यूस करा दिया इसमें एपोमिक्सिस। अब एपोमिक्सिस क्या है? एक प्रकार का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो जो हाइब्रिड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? 100% डीएनए वैसा का वैसा चला जाता है, 100% इंफॉर्मेशन वैसी चली जाती है एक ही पेरेंट से। तो हाइब्रिड जो है ये तो एक ही पेरेंट है, इससे मैंने क्या बना लिए? एपोमिक्टिक सीड बना लिए। अब एपोमिक्टिक सीड हाइब्रिड सीड से बना है तो इसमें 100% सेम गुण है, कोई दिक्कत है ही नहीं। अब इसको जब मैं सोन करता हूं, इसको जब मैं भाई जमीन में डालता हूं, तो मुझे क्या मिलता है? बढ़िया आउटकम मिलता है, नॉट सेग्रीगेटेड, या पूरा लिखते हैं कैरेक्टर्स नॉट सेग्रीगेटेड। अब मुझे जो दो मिक्स कैरेक्टर्स चाहिए थे वो सदाबहार मिलेंगे। तो पहली बात तो कोई सेग्रीगेशन नहीं होगी। दूसरी बात, एक बार ये सीड बना लिया, अब 5 साल इस्तेमाल करो चाहे, तो हाइब्रिड सीड को हर साल खरीदने की जरूरत नहीं है, हर साल बनाने की जरूरत नहीं है, एपोमिक्सिस कराते जाओ, नए सीड्स इस्तेमाल करते जाओ। तो इसीलिए इसमें और रिसर्च चल रही है कि किस प्रकार से एपोमिक्सिस को और बेहतर बनाएं कि मजा आ जाए, कि हाइब्रिड से छुटकारा ही मिल जाए। हाइब्रिड बनाए एक बार और सेग्रीगेशन ना होने दो उसके कैरेक्टर्स को, मस्त तरीके से सालों साल यूज करते जाएं। इस पे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। सो दिस वाज एपोमिक्सिस। पॉली एम्ब्रियोनी क्या है? नाम क्या है? पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली मतलब एक से ज्यादा, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियो। तो यूजुअली एक एम्ब्रियो बनता है आपका, कैसे बनता है एक एम्ब्रियो सेक? जो आपका सेंट्रल पार्ट है उसके चारों ओर न्यूसिलस थे, न्यूसिलर सेल्स। एक न्यूसिलर सेल आया और उसने डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया। एक न्यूसिलर सेल आया और वो मेगास्पोर मदर सेल बन गया और उसने काफी सारे सेल्स बनाए डिवाइड होकर के, जैसे 4 सेल बनाए, उसमें से एक आपका जो मेगास्पोर है दैट विल डिवाइड टू फॉर्म द एम्ब्रियो सैक। अब यहां पे क्या हुआ, जैसे सिट्रस के अंदर और मैंगो के अंदर क्या होता है, जो न्यूसिलर सेल है ये तो आपका एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो एम्ब्रियो सैक जब बना एक न्यूक्लियर सेल से, उसके आसपास के और सारे न्यूक्लियर सेल्स भी आकर के बोले यार हम भी एम्ब्रियो सैक बनाएंगे, हम भी अपना एम्ब्रियो बनाएंगे। तो ये एम्ब्रियो सैक के अंदर घुस गए, और अंदर घुस गए तो उनमें भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, उनमें भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, तो वो भी एम्ब्रियो बना बैठे। यानी ये समझ लो एक आपका सेंट्रल पार्ट है, यहां पे एक न्यूक्लियर सेल था, ये न्यूक्लियर सेल यहां पर आया, डेवलप हुआ और इसने एम्ब्रियो सैक बना लिया। अब एक न्यूक्लियर सेल से एक एम्ब्रियो सैक बना, यानी एक एम्ब्रियो बनेगा। ये वाला न्यूक्लियर सेल बोला यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगा। ये वाला बोला कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, मैं भी जाऊंगा। ये वाला सेल बोला मैं भी जाऊंगा। तो 6-7 न्यूक्लियर सेल अगर यहां पर आ गए तो 6-7 एम्ब्रियो सैक बन जाएंगे। 6-7 एम्ब्रियो सैक अगर बने तो 6-7 एम्ब्रियो बन जाएंगे। 6-7 एम्ब्रियो मतलब एक से ज्यादा एम्ब्रियो, यानी पॉली एम्ब्रियोनी। ये बात है सिट्रस और मैंगो में देखने को मिलती है। So this was apomixis and polyembryony, and I hope you got it very well. This was about sexual reproduction in flowering plants. 100 डेज का क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है दोस्त मार्क्स अप लर्निंग एप्लीकेशन के ऊपर। प्राइस काफी अफोर्डेबल है, टीचर्स काफी प्रीमियम है, कंटेंट काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। प्लीज मेक श्योर टू स्टे कनेक्टेड। जाओ यार, जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जाओ ज्वाइन करो। और इस एप्लीकेशन पे आपको सारा कंटेंट मिलेगा, मार्क्स अप लर्निंग ऐप। यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चन बैंक्स भी हैं दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज, दैट रेंजेस फ्रॉम 10 रुपीज टू 100 रुपीज। यू कैन गो एंड यू कैन चेक देम आउट। मार्क्स अप लर्निंग एप्लीकेशन नाम के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलना। आज ये चैप्टर खत्म हो चुका है, तो आज आपको मिलेंगे नोट्स, और ये नोट्स जो है आप डाउनलोड कर लेना और इनसे अपनी पढ़ाई अच्छे तरीके से कर लेना। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। अगला चैप्टर यार हो सकता है स्टार्ट करें इसी यूनिट से, दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हो सकता है एक चैप्टर बीच में इकोलॉजी का उठाए, जस्ट लेट मी नो। टेलीग्राम पर मैं एक पोल कंडक्ट करा दूंगा, उसमें हिस्सा जरूर लेना। बाय बाय यार, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द।